Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, and I hope things are fine. Uh, Sound and the screen both are good to you. New chapter we are starting from today, और उसका हेडिंग कुछ ऐसा दिया है WEP. इसका मतलब है वर्क, एनर्जी एंड पावर. So this next chapter is going to be focusing upon work, energy, and power. शॉर्ट में इसको हम लोग WEP के नाम से जान लेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर. काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी यूजफुल चैप्टर है, बिकॉज इसको आप फ्यूचर में आने वाले ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में यूज करने वाले हैं. जैसे काइनेमेटिक्स होता है, जैसे NLM होता है, एग्जैक्टली सेम मैनर पर ये WEP भी होता है. दैट मीन्स दीज 3 चैप्टर्स कौन से काइनेमेटिक्स, NLM और WEP, ये मैकेनिक्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स बना रहे होते हैं, मैथडोलॉजी दे रहे होते हैं. पर्टिकुलरली ये दोनों तो ये दोनों अपने को बता रहे होते हैं कि हमारे पास मेथड्स है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आइदर यूजिंग फोर्स और यूजिंग एनर्जी. तो ये बेसिकली 2 अलग अलग मेथड होते हैं. तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, दिस इज एन अल्टरनेट वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस जिनको हम लोग NLM में सॉल्व करते थे. काइनेमेटिक्स क्या करते हैं, एक बार आपको स्टोरी पता चलती है तो उसके फ्यूचर प्रेडिक्शन में हेल्प करता है. So these 3 chapters together makes the foundation for physics. और जिस स्टूडेंट के ये चैप्टर्स स्ट्रांग होते हैं, बिलीव मी, उसके आगे सारे चैप्टर्स स्ट्रांग हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज कि हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होता है और इसी से लिंक्ड वाले स्टोरीज इन्वॉल्व होती है. तो थोड़ा वैल्यू एडिशन आएगा, नया चैप्टर बन जाएगा. इन केस अगर आपको आगे चल करके इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम रही कंटिन्यू, तो फिर आपके लिए हार्ड जाएगा. फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट इज आइदर वेरी इजी और वेरी डिफिकल्ट. सो आप उसको वेरी इजी कैटेगरी में ले जाना चाहते हो तो आपको इन चैप्टर्स पर बार बार प्रैक्टिस करनी है. और इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके आंसर नहीं आता है, सोल्यूशन नहीं बनता हमारा. एक बार ये WEP ओवर हो जाएगा तो बाकी जो आने वाले चैप्टर्स रहेंगे उनमें मोस्टली यही चीजें बार बार रिपीट होंगी, कुछ नए पॉइंट्स आएंगे. और अगर आपको पहले की सारी स्टोरीज पता होती हैं तो बाकी की चीज को डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है, रिलेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप उसके आंसर्स निकालते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चीजें कंट्रोल में रहते हैं. सो पॉइंट इज फोकस ऑन दीज चैप्टर्स, रिपीटेडली उनको रिवाइज करो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो, मे बी स्लो बट कैरी ऑन. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉर दिस थिंग. इसमें ये चैप्टर बहुत सिंपल नेम का है. इसमें 3 डेफिनेशंस हैं जो अपने को पढ़नी है. एक तो वर्क की डेफिनेशन पढ़नी है, दूसरा एनर्जी की डेफिनेशन पढ़नी है, तीसरा पावर की डेफिनेशन पढ़नी है. और इनका ऑर्डर है, पहले वर्क, फिर एनर्जी, फिर पावर. पॉइंट इसके, अगर हमने वर्क समझ लिया तो एनर्जी समझना हमारे लिए काफी आसान होगा, पावर समझना उतना ही आसान होगा. सो फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है. आपको कुछ आइडिया होगा वर्क के बारे में, जैसे आपने चाइल्डहुड में देखा होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और कुछ ऐसा बोलते हैं. अब उसको हम लोग प्रॉपर मैनर में समझेंगे, ब्रॉडर मैनर में समझेंगे, और जितना भी पॉसिबल वेरिएशंस होगा उसमें इंक्लूडेड होगा. सो हम लोग पहले डेफिनेशन लिखते हैं, वर्क. ये एक फिजिकल क्वांटिटी है. इट्स लाइक नहीं कि वर्क का मतलब जो हम लोग घर पे काम करते हैं या फिर कोई लाइक ऑफिस वर्क है, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है. This is a physical quantity. That means we can quantify the work, we can measure it, and it depends on physical quantities like force and displacements. वर्क को हम लोग जनरली W से इंडिकेट करेंगे, W फॉर वर्क, ये इसका सिंबल रहेगा. और ये एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी, पहले से बता देते हैं, स्केलर क्वांटिटी है. दैट मीन्स अगर आपको कभी वर्क बताना पड़े तो आप कभी डायरेक्शन नहीं बताओगे, आपको सिंपली उसका मैग्नीट्यूड बताना होगा. इसका यूनिट, ऐसा यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा यूनिट फॉर्मूला बनने से भी देख लोगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर के बराबर होता है.
और 1 न्यूटन मीटर जूल के बराबर भी होता है, तो इसको हम कई बार जूल पे लिख लेते हैं, और जे फॉर जूल। सो ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन मैं देता हूँ, बस आपको उसी को समझना है। सो ऐसा बोलेगा कि मैं जनरल डेफिनेशन पहले बना रहा हूँ। सो इफ अ फोर्स F acts on an object and the object undergoes displacement dr, dr means differential displacement। अब आगे चल करके हम r के साथ या किसी के साथ d लगाते हैं, तो वो ये d डिफरेंशिएशन वाला d है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप इसका नाम देना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dr। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आपने कोई फोर्स F लगाया और वो ऑब्जेक्ट डिफरेंशियल dr डिस्प्लेसमेंट करता है, देन लैंग्वेज कैसे जाती है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। देन वी विल से देन वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो जिस फोर्स का वर्क डन निकालना होगा उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहा हो, लेकिन हमारा फोर्स, इस फोर्स का वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स, और ये वर्क डन का मतलब, सिंस हम डिफरेंशियल चीज यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं देन डिफरेंशियल वर्क डन। Then differential work done by this force is defined as, so differential work done मतलब हुआ dw। dw की डेफिनेशन आती है the force that you know dot the displacement of the object। so differential displacement को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से जो डेफिनेशन बन करके आती है उसको हम dw कहते हैं। dw का मतलब डिफरेंशियल वर्क डन। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन बनती है जो कि मोस्ट जनरल है, और आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को। उसका फोर्स पता करना है, उसका डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट पता करना है, दोनों का डॉट करना है, वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जब डी डी लिखा होता है तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको और भी सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखेंगे, वी विल बी इंटीग्रेटिंग इट बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा डी इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन, जैसे हम लोग जानते हैं dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा। तो यहाँ से प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगी कि वर्क डन की जो डेफिनेशन आती है दैट इज इंटीग्रेशन f डॉट dr। अब इसमें जितना भी मैथ्स इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और इनफैक्ट फ्यूचर में भी आप मैथ्स के चैप्टर में इन सबको फिर से डिटेल में पढ़ रहे होगे। अब आप इस चैप्टर में कमांड तभी हासिल कर सकते हो जब ये इसमें इन्वॉल्व मैथमेटिक्स को समझो, क्या क्या इन्वॉल्व है समझाते हैं आपको। इसमें एक तो वेक्टर्स इन्वॉल्व है, फिर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, फिर उस डॉट प्रोडक्ट के बाद कैलकुलस में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। सो एफ वेक्टर पता होगा, डी आर वेक्टर पता होगा, उनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करेंगे। आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर नंबर होता है, इसलिए स्केलर आर, और जो भी नंबर आएगा आफ्टर डूइंग द डॉट प्रोडक्ट फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। आप चाहो तो इसको और भी सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दो। जब आप डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, W इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ए डॉट बी की डेफिनेशन ए बी कॉस थीटा होती है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ डी आर कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा इंटू डी आर। अब यहाँ पर वेक्टर नहीं दिख रहा है क्योंकि स्केलर लेफ्ट में था, राइट में स्केलर आना था, तो सिंप्लीफाई हो गया। तो आप एफ मैग्नीट्यूड यूज करोगे, थीटा यूज करोगे, आर यूज करोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे। जहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो थीटा क्या इंडिकेट कर रहा होगा, थीटा ऑफ कोर्स एंगल है, किसका किसका एंगल है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अपने को ये देखना होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में है,
डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, उनके बीच का एंगल थीटा कैसा है। सो अगर अपने को थीटा पता चल गया, फोर्स पता चल गया, डी आर पता चल गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाएंगे, लिमिट्स भी लगाएंगे, इनिशियल वैल्यू से लेकर के फाइनल वैल्यू तक आर की इंटीग्रेट करेंगे। सो जब कभी आपको वर्क डन निकालना पड़े किसी भी फोर्स का, सो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर आप वेक्टर्स में हैंडल करना चाहते हो तो आप इसको यूज करो, स्केलर में हैंडल करना चाहते हो या फिर नंबर्स में हैंडल करना चाहते हो तो इसको यूज करो। और फिर सिचुएशन भी डिसाइड करेगी कि हमको थीटा पता है कि नहीं पता है या जो भी है। ना ये इंटीग्रेशन है। अब इस इंटीग्रेशन में अगर f कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल के आ जाएगा, थीटा कांस्टेंट होगा तो बाहर के निकल के आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि f कांस्टेंट हो जाए, थीटा भी कांस्टेंट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि f वेरिएबल हो, थीटा भी वेरिएबल हो। तो फिर आप देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि f भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, एक ही इंटीग्रेशन है, तीन वेरिएबल्स है। तो इसमें टफ क्वेश्चंस भी बनते हैं। और इजीएस्ट बनाने के लिए f को और थीटा को कांस्टेंट कर देंगे तो बहुत इजी बन जाएगा। तो उन सभी को हम लोग अभी वॉच करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इजी टू टफेस्ट। इसको कॉपी कर लीजिए, पर्टिकुलरली द डेफिनेशन और ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है। और यहाँ से आपको यूनिट भी जस्टिफाई हो जा रही होगी, स्केलर क्वांटिटी है वो भी जस्टिफाई हो जा रहा होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। अब आप ये याद नहीं रखेंगे जो आपने चाइल्डहुड में पढ़ा होगा, ऐसे पहले पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट विल बी इनकम्प्लीट या फिर इनएडिक्वेट डेफिनेशन। आपसे कोई पूछता व्हाट इज वर्क डन, देन यू से इट्स इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। एब्जॉर्ब हो गया होगा तो अब लोग आगे बढ़ते हैं। So what we settled so far is this कि definition of work done निकालने के लिए अपने को कुछ खास समझने की जरूरत नहीं है, जो समझा हुआ है बस उसी को यूज करने की जरूरत है। तो ये डेफिनेशन है। अब आप फोर्स को पढ़ चुके हो, फोर्स को कब पढ़ा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। डिस्प्लेसमेंट को कब पढ़ा था, काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स भी है, एनएलएम भी है, वेक्टर भी है, इंटीग्रेशन भी है। देन यू कैन थिंक ऑफ कि ऑल द चैप्टर्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार दे आर इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग यूनिट एंड डायमेंशन एज वेल। सो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन बनती है। अब इसको और सिंप्लीफाइड केसेस में ब्रेक कर लेते हैं। कुछ वो केसेस होंगे जब फोर्स कांस्टेंट आएगा, कुछ वो केसेस होंगे जब फोर्स वेरिएबल होगा। तो दो केसेस में ब्रेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ, इफ f is constant। सी मैंने f को वेक्टर लिखा हुआ है, दैट मीन्स वेक्टर कांस्टेंट है, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। सो इट्स अ कांस्टेंट नंबर। इफ f is constant then वर्क डन का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बनेगा। इसी को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देन वर्क डन इज गिवन बाय ना, यू नो कि ये डेफिनेशन थी और उसी को मैं कॉपी करता हूँ। f की जो वैल्यू, w की वैल्यू आती है, दैट इज f डॉट डी आर। आप जानते हो कि इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो ये जो f वेक्टर है पूरा का पूरा कांस्टेंट, इसको अलग कर सकते हो। दैट मींस इसको आप ऐसा लिख सकते हो, f आउटसाइड और ये डॉट प्रोडक्ट आउटसाइड, इंटीग्रेशन गोज ऑन dr। सो व्हेनेवर अ कांस्टेंट वेक्टर इज देयर और डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा हो, तो वेक्टर्स के प्रोडक्ट में भी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इंटीग्रेशन dr है। लेट्स से कि वो r1 पोजीशन वेक्टर से चल करके r2 पोजीशन वेक्टर तक जाता है। सो अगर उनके पोजीशन वेक्टर्स आपको पता होंगे, सो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, f वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट, इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आप इस तरह से याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला अपने को कब लगाना है, दिस फॉर्मूला हैज टू बी अप्लाइड व्हेन यू इंश्योर दैट फोर्स इज अ कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप इसको नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल वो भी पता कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट फोर्स के लिए रहेगा। और अगर ओरिजिन से चल रहा है तो 0 से r लिख सकते थे, तो f डॉट r भी दिखाया जा सकता है, और या फिर ये जनरल फॉर्म में दिखाया जा सकता है।
और आप आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू F का मैग्नीट्यूड और R2 वेक्टर माइनस R1 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यही आपने पढ़ा होगा, द फोर्स डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा जिसको बोला करते थे। तो ये एफ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एस है, ये थीटा, एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है। सो यू कैन आल्सो रिमेंबर इन दिस वे, both are the same thing basically, writing in terms of vectors and expanding that dot product. इस पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन पहले कराता हूँ सो दैट आप यूज्ड टू हो जाए, फिर वेरिएबल वाला केस करेंगे। सो कॉपी कर लीजिए। लेट्स एक एग्जांपल पिक करते हैं। It says maybe like ऐसा बोलता है, if a force F is equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap Newton, if a force this moves an object from I cap minus j cap, और ऐसा लिखते हैं from position I cap minus j cap plus k cap to 2i cap plus j cap minus k cap, then find work done by this force. So, इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा वो अपने को निकालना है। ट्राई कीजिए सभी लोग, और अगर आप सभी लोग सेम आंसर देते हैं, सही आंसर देते हैं, तो इसका मतलब ये सिंपल क्वेश्चन आप कर पाते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। So you got force, you got position vectors, so you need to find displacement, go for the calculation. First ensure whether it's a constant force or variable force. यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, केयरफुली आपको कैलकुलेट करनी है। आंसर अपने पास आ रहा है 10 जूल। ओके, वेरीफाई भी हो रहा है। एवरीबॉडी इज सपोज टू ट्राई, और अगर आप विद इन टाइम में आंसर देते हो तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है। बोथ आर गुड फॉर एग्जाम्स। सो ओके, 10 जूल काफी लोग बोले। तो आपको फोर्स जो दिया गया उसको अगर आप लिखोगे तो फोर्स की वैल्यू दी गई 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। नाउ यू सी 2 और i कैप j कैप k कैप सभी कांस्टेंट हैं, तो ये फोर्स कैसा आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है। तो सिंस ये कांस्टेंट फोर्स आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो वर्क डन आएगा वो कांस्टेंट फोर्स वाला लगने वाला है। इनिशियल पोजीशन कितना है, तो इनिशियल पोजीशन को आप r1 पकड़ लो। r1 वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, दैट्स r1। फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर आपको दिया जा रहा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सो जहां से स्टार्ट करता है दैट्स इनिशियल पोजीशन, जहां पर जाता है वो फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। सो आप बोलोगे कि वर्क डन की जो डेफिनेशन जैसा हमने बताया, तो एफ डॉट आर टू माइनस आर वन है। ये आर टू माइनस आर वन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट R2 माइनस R1, इसमें से R1 को कम करना है,
तो 2i में से i जाएगा तो i कैप बचेगा, j में से एक माइनस j जाएगा तो 2j कैप आएगा, माइनस k में से k जाएगा तो माइनस 2k कैप आएगा। सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F डॉट R, R का मतलब R2 माइनस R1। ना इसके बाद डॉट प्रोडक्ट है, ये कभी ना कभी हम लोगों ने डिटेल में लर्न कर रखा है, उसमें एक्सपर्ट हो गए। जब कभी डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई के कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, रिमेंबर दैट। तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा। ये नंबर अपना है। अब ये जो भी वैल्यू देगा वो आंसर आ जाएगा। So that's going to be 2, that's going to be 6, that's going to be 2. Overall 10. So 10 Newton meter और जूल के बराबर आप इसका आंसर कर दोगे। So whatever you answered, that's perfectly correct. So we can find out the work done by a force in displacing an object from one position to another position. But this is going to be applied by checking whether the force was constant or not. तो ये हमने पहले असर्टेन किया कि फोर्स हमारा कांस्टेंट है। कैसे पता चला? कोई भी वेरिएबल नहीं है, जैसे कि एक्स वाई टी और समथिंग लाइक, तो सारे कांस्टेंट हैं। और कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं हम लोगों ने बात की है। गुड, सो 10 न्यूटन मीटर इज करेक्ट रिस्पॉन्स। नो, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था इस तरह से भी लिखा था, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग अगर पिक्चर में दिखाएं वेक्टर से और भी करेक्ट करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि लेट्स से कि अपने पास एक पार्टिकल था और वो एक लोकेशन यहाँ पर था, ये हमारी इनिशियल लोकेशन है और ये फाइनल लोकेशन है बी, और ये ओरिजिन है यहाँ कहीं। सो यहाँ पर R1 R2 का क्या मतलब है उसको मैं और हाईलाइट कर देता हूँ, हालांकि आप समझ गए होंगे फिर भी। सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो इनिशियल पोजीशन थी दैट्स R1, फाइनल पोजीशन इज R2। सो दिस पोजीशंस इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये R1 वेक्टर था, ये R2 वेक्टर था। और अगर आपका ऑब्जेक्ट A से B गया है, ये गया है, तो अपने को ये AB वेक्टर लगता है, तो इसी वेक्टर को हम लोग R वेक्टर बोल सकते हैं। और यही R वेक्टर हमारा R2 माइनस R1 आएगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप देख सकते हो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि R की वैल्यू जो है बेसिकली R2 वेक्टर माइनस R1, दैट मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट A और लोकेशन से B लोकेशन पे गया है, तो इसको अगर आप R2 माइनस R1 ना लिखना चाहो तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि जो वर्क डन आएगा दैट कैन बी रिटन एज F डॉट R, वेयर R इज दिस R2 माइनस R1। और आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, W इज इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन रहता है जो आप जानते हो। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली देगा तो आप इनको यूज कर लीजिए, पोजीशन वेक्टर देता है तो इसको यूज कर लीजिए, वहां से आर निकाल लीजिए। सो वो सभी एक ही मीनिंग है, चाहे आप ये यूज करो या फिर वो यूज करो। यहाँ पर थीटा क्या आएगा? थीटा एंगल बिटवीन आर वेक्टर, इस वेक्टर का अगर फोर्स इधर लग रहा होता तो फोर्स और आर के बीच में कितना एंगल है वो थीटा आ रहा होता, और फोर्स किधर लगेगा वो क्वेश्चन आपको बताएगा। और सिंप्लीफाइड में लिख सकते हो, ये तभी यूज होगा जब एफ कांस्टेंट हो। ऐड करना ये, और इसी चीज को हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड में यूज किया है, सॉल्व किया है, आप लोगों ने आंसर भी दिया है। गुड कि आप सभी ने 10 न्यूटन का आंसर निकाला है, न्यूटन मीटर या फिर जूल का आंसर निकाला है। बाकी लोग भी समझ गए होंगे कि कैसे अपने को निकालना है। तो कांस्टेंट वाला आप इजीली डील कर पाओगे। और फिर भी इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करके मैं बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर वेरिएबल केस पे आते हैं। तो हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में याद रखेंगे एफ डॉट आर या फिर एफ आर कॉस थीटा या फिर एफ एस कॉस थीटा, जो भी हम जानते थे उसी को यूज करेंगे। आपने लिखा कैन आई एक्सप्लेन व्हाई एफ इन क्वेश्चन वुड बी कांस्टेंट। हाँ, तो ये जो डिटर्मिनेशन है कि पहले कांस्टेंट है या नहीं है, ये बहुत बेसिक है, और अगर वो मिस करेंगे तो सब गड़बड़ होगा। आपको याद है जब मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में बोला था कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। सो बस वो चीज अभी भी आपको रिटेन में रखनी है। मैं फिर से बोलता हूँ कैसे कांस्टेंट आया। देखो ये जो नंबर इसमें एफ में क्या क्या इन्वॉल्व है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1k कैप। अब देखो ये जो 2 3 4 है ये नंबर्स होते हैं, नंबर्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं। आई कैप जे कैप के कैप ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन अपनी बदलती नहीं है।
मतलब अगर आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया x और ये लिया y और ये लिया z, तो ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा आई कैप रहेगी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ये आई कैप जो है वो फिक्स्ड होता है, ये भी नहीं बदलता है। मतलब ऐसा नहीं कि जब पार्टिकल आपका ए लोकेशन से बी लोकेशन में गया तो आई कैप ऊपर चला गया, तो आई कैप उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले लिया है। तो एक गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप ये फिक्स्ड डायरेक्शंस हैं। तो हमारे लिए डायरेक्शन भी फिक्स है, आई कैप, के कैप, जे कैप, और नंबर भी फिक्स है। तो ये हमारे लिए कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। हाँ, अगर इसमें लिखता मैं 2t आई कैप, तो ये t क्या होता है, टाइम, और टाइम हमारा वेरी करता है, कभी 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चलता है। या फिर हम ऐसा लिखते हैं 2x, तो अगर हमने 2x लिखा होता है इसका मतलब जब पार्टिकल चलेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट बदलेगा, तो उसको f की वैल्यू बदलेगी, दैट मीन्स ये वेरिएबल हो जाता है। तो जब कोई वेरिएबल्स ना है जैसे कि पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी है, तो फिर ये नंबर्स होते हैं और आई कैप, जे कैप डायरेक्शन होती है, तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। गॉट इट? तो कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या निकाला, फिर एक बार इसको हाईलाइट करता हूं मैं। फॉर कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन इज डिफाइंड एज एफ डॉट आर, या फिर एफ आर कॉस थीटा। और कंडीशन का जरूर याद रखना है, किसी वेरिएबल पे इसको लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग ये जानते हैं। अब आप देखो कांस्टेंट फोर्स कौन कौन से, वैसे हमने बहुत सारे फोर्सेस पढ़ भी रखे हैं। जैसे कोई आपसे बोलता है स्प्रिंग फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स आता है या वेरिएबल फोर्स आता है? सो अब देखोगे कि स्प्रिंग फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है स्प्रिंग की इलोंगेशन कैसी है, और अगर वर्क डन होना है तो डिस्प्लेसमेंट होना है, डिस्प्लेसमेंट होना है तो एक्स बदलेगा, इसका मतलब है वो हमारे लिए वेरिएबल फोर्स होगा। फिर हमारे पास आएगा कि जैसे ग्रेविटी का फोर्स। ग्रेविटी का फोर्स कैसा होता है, तो उसमें आप देखोगे एम और जी आता है, तो एम तो बदलता नहीं है, और अर्थ के क्लोज बाई हम जी को कांस्टेंट लेते हैं, तो जी भी नहीं बदलता है, तो वो कांस्टेंट होगा। तो कुछ फोर्सेस हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी फोर्सेस के लिए कैलकुलेट करके रखेंगे फ्रिक्शन, ये वर्क डन कैसा होता है, और फिर इसको हम यूज किया करेंगे। यस, सो लेट्स से कि अगर आपसे कहता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो हम लोग उसका हेडिंग लिख लेते हैं और उसको फिर डायरेक्टली एज ए रिजल्ट यूज कर लेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। सो अगर हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स पता करना चाह रहे हैं, सो अपने को पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स जैसा चलेगा, तो कैसा हम बोल सकते हैं कि W की जो वैल्यू आएगी वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डॉट आर आ जाएगा। तो अपने को डॉट प्रोडक्ट लगने वाला है, डॉट प्रोडक्ट लगने वाला है, और ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। अब वो अलग अलग सिचुएशन पे हम देखेंगे कि क्या आएगा। अच्छा, एम जी के बारे में ये एफ जी जो है वो बेसिकली एम जी होगा और डायरेक्शन जी के डायरेक्शन में होगा, तो नीचे की तरफ होगा। आर कहीं भी हो सकता है, उसके बेसिस पर इसको हम डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल पिक करते हैं, लेट से कि आपके पास ये ए लोकेशन थी, आपके पास एक पार्टिकल था ए लोकेशन पर, आप इसको बी लोकेशन पे लेके गए हो, यहाँ कहीं। सो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली लिखूं तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और mg का फोर्स किधर लगा होगा, mg का फोर्स डाउनवर्ड लगा होगा, हर लोकेशन पे डाउनवर्ड रहेगा, तो उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही, वो कांस्टेंट है। ये mg का फोर्स रहेगा, तो इनके बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। सो अपने को ये पता करना होगा कितना फोर्स लगने वाला है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ अ पार्टिकल of mass m goes from A to B. सो अगर ये A से B जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हम पता कर सकते हैं इसका, और ये डॉट प्रोडक्ट भी पता कर सकते हैं। अगर ये थीटा अपने को पता हो गया तो क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, देन
वर्क डन, कई बार इसको हम लोग यहाँ पे जी लिख देंगे सो दैट आपको याद रहे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी है। तो क्या इसमें एफ का मैग्नीट्यूड आएगा विच इज एम जी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा विच इज ए बी, और उनके बीच का एंगल आएगा विच इज कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ आर कॉस थीटा, आर का मतलब मैग्नीट्यूड ए बी देन कॉस थीटा देन दिस थिंग। यस, नाउ इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वो फिर हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। अगर आप इस लाइन को नीचे प्रोड्यूस कराते हो और इसको यहाँ पर ज्वाइन कराते हो तो इसको हम दो कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और ये एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। वर्टिकली डाउन आया है, हॉरिजॉन्टली इधर गया हुआ है। सो आप देखोगे कि ए बी कॉस थीटा को हम कुछ लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल लो और इसमें हम यूज करते हैं कॉस थीटा को। तो आपको पता चलेगा कॉस थीटा की वैल्यू है वो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस ए बी है। तो पॉइंट इसकी जो ए बी कॉस थीटा है ना, उसकी वैल्यू y के बराबर आ रही है। सो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, दिस वर्क डन बाय ग्रेविटी कम्स आउट टू बी mg into ab cos theta, और ab cos theta is y. So basically it's come out to be mg into y. इसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे और इसको फिर हम डायरेक्टली यूज कर लिया करेंगे। इतनी सारी कैलकुलेशन हम लोग बार बार नहीं करने वाले। इंटरप्रिटेशन से क्या निकल के आया? इंटरप्रिटेशन से ये निकल के आया कि अगर एक पार्टिकल को आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन कहीं भी ले जाओ तो कितना x आता है कितना z आता है वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। हमारे लिए केवल वो डिस्टेंस मैटर करेगी जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में। तो डॉट प्रोडक्ट वैसे भी प्रोजेक्शन होता है, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना चला वो अपने को देखना है, और अपने को ग्रेविटी का फोर्स और ग्रेविटी की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वो पता कर लेना है। तो अगर ए लोकेशन से बी लोकेशन पे गया सो हाउ मच इट हैज ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, उस वैल्यू के साथ ग्रेविटी के फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम जी वाई करके अपने को एक आंसर मिल जाएगा, और यही वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। दूसरे टर्म में ऐसा बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं आता है, इट कम्स बिकॉज ऑफ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? इसको आप कॉपी कर सकते हो और आपको याद होगा कि ऊपर से जब कोई पार्टिकल एच डिस्टेंस से आता है तो कितना एनर्जी, इसको हम एनर्जी के टर्म में बाद में पढ़ते हैं, तो एम जी एच की पोटेंशियल एनर्जी जैसा आप बोलते रहते हो 9th-10th में, वो यहीं से अपना ड्राइव करके आ जाएगा। अच्छा, आपको ये भी पता होता है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सो पॉजिटिव निगेटिव क्योंकि कॉस थीटा पे डिपेंड करता है ना, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो गई तो फिर निगेटिव आ जाएगा। तो अगर ये ए से सी गया होता यहाँ पर, सो एम जी तो अभी नीचे रहता लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहा होता। तो आप जब देखोगे ऊपर जा रहा होगा तो फिर इनके बीच का एंगल एम जी और इसके वाई के बीच का एंगल या इसके पार्टिकल के बीच का एंगल फिर ये बड़ा सा बना होता, 90 से बड़ा डिस्प्लेसमेंट का। तो फिर हमारा वर्क डन नेगेटिव आता है। तो पॉइंट इज कि अगर हम ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव एम जी वाई लिखेंगे, ग्रेविटी के अपोजिट जाते हैं तो माइनस एम जी वाई लिखेंगे। सो उसको मैं भी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो माइनस साइन थीटा आ जाता, गुड, या कॉस थीटा आता, जो भी है। सो माइनस आता, ये पॉइंट है। तो अगर हम ग्रेविटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे तो प्लस एम जी वाई लिखेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होंगे तो माइनस एम जी वाई लिखेंगे, किसी इधर उधर जा रहे होंगे तो अपने को वाई कंपोनेंट देखना होगा। सो इफ वाई डिस्प्लेसमेंट is opposite to gravity, then ये वर्क डन की डेफिनेशन आ जाएगी माइनस एम जी वाई। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस भी होगा माइनस भी होगा डिपेंडिंग अपॉन दिस। तो निकलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या करना होगा आपको? इनिशियल पोजीशन देखनी है, फाइनल पोजीशन देखनी है, फिर ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में कब वाई कंपोनेंट कितना है या फिर अपोजिट कितना है, उसके हिसाब से प्लस माइनस लगा करके बता देना। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप उसके आंसर कर पाओगे तो इसका मतलब है आप रिलेट कर लोगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ये सिंपल फोर्स है इसलिए इसको हम लोग जल्दी पढ़ ले रहे हैं। इसके बाद अभी और भी वेरिएबल फोर्सेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल।
लेट्स से कि आपको ऐसा बोलता है कि आपके पास ये ट्रायंगुलर वेज है और ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये एंगल थीटा है और एक पार्टिकल ए लोकेशन से चलता है, यहां से रिलीज किया गया है। और ये बी लोकेशन पर आता है और आपको ये पता है कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट गोज फ्रॉम ए टू बी, एम मास है। सो क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is equal to 4 kg goes from A to B, where AB is equal to 20 meter and theta is equal to 30 degree. Then find, चलिए दो क्वेश्चन बना देता हूँ। पहला क्वेश्चन, work done by gravity. So how much the gravity will perform work when the particle goes from A to B in this situation? ट्राई कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। मैं आपको तब तक ऑप्शन फ्रेम कर देता हूँ। सो पहला ऑप्शन में भी 800 जूल, दूसरा ऑप्शन में भी 400√3 जूल, तीसरा ऑप्शन में भी 400 जूल एंड लास्ट ऑप्शन में भी नन। हो सकता है कोई और नंबर है आपका। सो ये आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको आंसर बताना है। सभी लोग आंसर बी दे रहे हैं, ठीक है। एक आंसर सी आया है, मोस्टली बी है। चेक करते हैं। देखो आपको चीजों को क्लियरली समझना है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे। और आपको आई मीन लाइक फोकस करना अपनी डेफिनेशन पे। क्या डेफिनेशन है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया mgy में, और mgy का मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग द ग्रेविटी। सो पहले तो हम ये सर्टेन करेंगे ग्रेविटी किधर जा रही होगी यहाँ पर, तो अपने को पता चलेगा ग्रेविटी नीचे जा रहा है, तो दैट्स हाउ द ग्रेविटी एक्ट्स। अगर पार्टिकल ए लोकेशन से बी लोकेशन पे गया है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो कैन वी से कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो h के बराबर रहा होगा और वो a से b इसी लाइन के बराबर रहा होगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड है और ग्रेविटी फोर्स भी हमारा डाउनवर्ड है, तो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल चल रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गोइंग टू बी द ग्रेविटी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। कॉस एंगल, थीटा का मतलब ये थीटा नहीं, थीटा कहीं भी लिखा हो तो उसको थीटा नहीं पकड़ते। थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सो अब हमने अगर ये डिस्प्लेसमेंट, देखो ये डिस्प्लेसमेंट हमने पैरेलल वाला लिया है, अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट लोगे तो जैसा हमने वहां पे सॉल्व किया उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। या फिर आप डायरेक्टली यूज करना चाहो तो ऐसा बोलोगे कि mg का फोर्स और g के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट विच इज h, तो y की जगह आप h लिख सकते हो। और सिंस ये उसी के डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये सिंप्लीफाइड है विदाउट डूइंग मच कैलकुलेशन। m की वैल्यू कितना रखना था? 4, g की वैल्यू कितना रखना था? 10, h की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी।
अब उसने आपको ए बी दिया है, एच तो दिया ही नहीं है, तो ए बी दिया है, एच दिया नहीं है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, एच पता कर लेंगे, या फिर ए बी के टर्म में भी निकाल सकते हैं, वो भी अपना चलता है। सो ट्राइंगल को जब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अपने को अगर साइन थीटा लगाना पड़े तो साइन थीटा की वैल्यू एच अपॉन ए बी आ जाएगी। सो बेसिकली ए बी को यूज करते हुए हम एच निकालना चाहते हैं, तो ए बी इज 20 साइन थीटा, ये वाला थीटा विच इज 30 डिग्री। सो दिस विल बी 10 मीटर, इसका मतलब ये 10 मीटर रही होगी, और यहाँ पर हम 10 लग देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 400 जूल। अब देखो कि आपको किस तरह से ट्रैप कर लिया गया कि आपको ये 400√3 दे भी दिया गया, और आपने क्या किया है कि एम जी साइन थीटा ए बी कॉस थीटा लगा दिया, थीटा को 30 रख दिया। अब आपने ये देखा नहीं ये थीटा है कौन सा, क्या ये वही थीटा है जो हम लोग के फॉर्मूले में लगाते हैं, तो लिखने को तो हम यहाँ पे थीटा लिखते हैं, लेकिन अपने को याद रखना होगा ये कौन सा थीटा, ये वो थीटा है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है। हाँ, अगर आपको ये एफ आर कॉस थीटा लगाना था तो आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है, और देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है, एक्चुअल फोर्स इधर है, तो ये एंगल लगेगा हमें, और ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो अगर आपने एफ आर कॉस थीटा लगाना था तो एफ लिखो एम जी, आर लिखो ए बी, थीटा लिखो 60, वहां से भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस सिंप्लीफाइड वर्जन को भी कर सकते हो, चॉइस आपकी सारी है, लेकिन आंसर करेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर आंसर सी आएगा, जबकि आप में से बहुत सारे लोगों ने बी आंसर दिया, जो कि गलत था। कैन यू सी कि किस तरह से आप ट्रैप किए जा सकते हो अगर आपको याद रहती हैं केवल चीजें और आप समझते नहीं हो तो। समझना इज मोर इम्पोर्टेंट देन याद रखना। अब आपको अब ऐसी गलती नहीं करोगे। नाउ यू यूज आइदर ऑफ द वे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट उनके बीच का एंगल, और आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखो, ग्रेविटी केस में ग्रेविटी फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, आंसर। चलिए एक दूसरा पार्ट इसी में ऐड करते हैं, वो भी बताइए। अब आपसे पूछता हूं मैं, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, तो ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी जब यहां से यहां तक जाएगा, कितना वर्क डन करेगा नॉर्मल रिएक्शन, ये अपने को पता करना है। नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम पता कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं, उनके बीच का एंगल पता कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आप लोगों के आंसर्स भी आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज बेसिकली ए बी कॉस एंगल, सो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस इनटू एंगल, एंगल कौन सा चाहिए होगा अपने को, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। आप देखोगे कभी भी नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करोगे, कहीं भी नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करोगे, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, हर लोकेशन पे, और हर लोकेशन में इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, एम जी इस थीटा कॉस थीटा के बराबर। सो नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, अब देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कितना रहेगा, एम जी कॉस थीटा, जहां पर थीटा ये दिया था, लेकिन एन और ए बी के बीच में कितना एंगल बना होगा, तब बोलोगे ये एंगल बनेगा, और ये एंगल कितना जा रहा है 90 डिग्री, तो कॉस के साथ अपने को 90 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन में हम लोग एंगल यूज करते हैं वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का यूज करते हैं। cos 90 विल मेक एवरीथिंग जीरो, इसका मतलब इसका वर्क डन कितना रहेगा, जीरो रहेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क इन दिस प्रोसेस, एंड दैट इज गोइंग टू बी जीरो। व्हाई इट इज जीरो, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा जीरो रहता है, सॉरी 90 रहता है, हमेशा एंगल 90 रहता है। गॉट इट? बहुत लोगों ने जीरो आंसर दिया, इसका मतलब यू आर एबल टू कैच इट। और इससे पहले वाले पार्ट को अगर आपने समझ लिया तो अब आपको ये याद रहेगा थीटा का मतलब क्या होता है। यहाँ पर थीटा अगर इसको नाम दिया गया है तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जबकि इस डेफिनेशन में जो थीटा यूज करते हैं दैट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। गॉट इट? सो कांस्टेंट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन आपको पता चल जा रहा है, और ग्रेविटी का रिजल्ट आ गया। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम लोग रिजल्ट लिख लेते हैं, तो आप नॉर्मल रिएक्शन के केस में देखोगे यूजुअली नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कैसा रहेगा, जीरो।
यूजुअली 0 रहेगा। कई केस में वो 0 नहीं भी रहेगा, तो अपने को पता करना कि कब नहीं रहेगा, वो भी देख लेते हैं एक दो एग्जांपल में। तो अभी इस कांस्टेंट फोर्स को मैं थोड़ा वर्क डन को थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ। सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, सो वर्क डन इज गिवन एज F डॉट R। इफ कंडीशन जरूर याद रखना, F इज कांस्टेंट, सो विदाउट कंडीशन इसको नहीं लिखना है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं कि वर्क डन की जो वैल्यू आती है दैट कुड बी रिटन एज फोर्स डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है, लैंग्वेज कैसे चलती है वो समझते हैं। अगर फर्दर कंडीशन, अगर थीटा की वैल्यू 90 रहती है तो वर्क डन कितना आएगा? बहुत सिंपल है, नो मैटर कितना फोर्स लग रहा हो, नो मैटर कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो cos 90 विल मेक एवरीथिंग 0। इसका मतलब है परपेंडिकुलर फोर्स कोई वर्क नहीं करता है। किसका परपेंडिकुलर? डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, फर्दर मोर आप देखोगे जब पार्टिकल चल रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। इसको अगर मैं जनरलाइज करके लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, इफ force is always perpendicular to velocity, तो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब हर इंस्टेंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा। सो ये जनरलाइज हो गया, इफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी देन the work done by this force is 0. So you can remember in this fashion. ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है और कई बार टेस्ट पेपर में या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें वो एक फोर्स बताएगा और पार्टिकल को मूव करता हुआ दिखाएगा, लेकिन वो फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। सो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है देन यू विल क्लेम डायरेक्टली, यू विल नीड टू क्लेम कि उसका वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि cos 90 हो जाएगा, cos 90 के केस में हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ये भी है, नॉर्मल रिएक्शन और वेलोसिटी, जब ये पार्टिकल जाएगा तो वेलोसिटी इधर होगी, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था। Since normal reaction was always perpendicular to the velocity, hence its work done came out to be 0. That's a good example of it. Copy कर लीजिए। और ये आईटी के टेस्ट में कई बार आ चुका है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड फोर्स देगा और उसका मोशन देगा और आपसे वर्क डन पूछ लेगा, तो अपने को ये चेक करना है कहीं उसका फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो नहीं जा रहा है। अगर वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है तो हम डायरेक्टली उसका आंसर 0 बोल देंगे विदाउट कैलकुलेटिंग इट। और परपेंडिकुलर होगा या नहीं उसको कैसे चेक करेंगे? अगर वेक्टर वाइज दिया गया होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, क्या डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो चलता है, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। गॉट इट? छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, लैंग्वेज उसमें भी समझ में आ गई। अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है, सो cos थीटा पॉजिटिव आएगा। दिस विल इंप्लाई cos थीटा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और आप जानते हो डेफिनेशन में ये मैग्नीट्यूड्स है, तो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, cos थीटा भी पॉजिटिव आया तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। सो दिस विल इंप्लाई कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स। तो हम बोलेंगे वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स। जिस फोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो फोर्स वर्क कर रहा है। सो आपसे बोलता है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, दैट मींस वो हमको पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वर्क डन बाय द फोर्स हो रहा है। ऐसा भी केस हो सकता है कि वो आपको थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा मिल जाए और 180 से कम हो, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो सकता है? अगर ये फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, तो ये 180 तक जाएगा। फिर इधर होने लगेगा तो ये छोटा एंगल मेजर करेंगे तो 180 से ज्यादा नहीं होगा। सो बेसिकली 90 से बड़ा होने का मतलब है 180 से छोटा भी होना। तो 0 से 90 से 180 अगर मैं इस तरह से लिख दूं ताकि आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो कि 90 डिग्री से तो बड़ा था लेकिन 180 डिग्री से छोटा है।
तो इस सिचुएशन में आप पाओगे cos थीटा नेगेटिव आता है। इस सिचुएशन में आप पाओगे वर्क डन नेगेटिव आता है। जब वर्क डन नेगेटिव आएगा इसका मीनिंग क्या निकलेगा वो भी बता दूं। तो आप ऐसा बोलोगे कि नेगेटिव का मतलब हुआ कि फोर्स वर्क नहीं कर रहा है बल्कि फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहे हैं। तो नेगेटिव का रीडिंग इस तरह से जाएगा कि वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट द फोर्स। तो जो माइनस साइन आएगा, माइनस का मतलब ये होगा कि द फोर्स इज नॉट परफॉर्मिंग द वर्क, रादर somebody else is doing work against that force. तो जब कभी अगेंस्ट दैट फोर्स के वर्क डन आएगा तो वो नेगेटिव कहलाएगा, और फोर्स वर्क करेगा तो फिर पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको रिलेट करना आसान होगा, और लैंग्वेज को आपको ये याद रखना है। जैसे कि सपोज कर लीजिए आपके पास एक कार है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक ना बोल करके कार बोल देता हूँ मैं, और ये कार रोड पे खड़ी हुई है, और आप क्या करते हो, आप जाकर के इसको पुश करते हो, पुश करते हो। तो जब आप पुश करोगे तो आपने फोर्स जिस तरह मैंने लगाया उस तरह आएगा, और उसके साथ साथ अगर कार मूव करने लगती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर आएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स यू परफॉर्म्ड वर्क जिसकी वजह से कार डिस्प्लेस हुई। तो दैट मीन्स दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, हेंस द मैन इज परफॉर्मिंग वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब वर्क किसने किया, वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स, फोर्स ने वर्क किया। लेकिन इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं, लेट्स से इसके पास एक इंजन था और यहाँ पे ड्राइवर रहा होगा, ड्राइवर अपना इंजन स्टार्ट करता है कार को, आप इसको इधर पुश करते हो लेकिन कार इधर चला जाता है। आप कार को पुश कर रहे हो लेकिन कार मूव करते हुए आपको बैक साइड लेके जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स आपने इधर लगाया। सो ये जो वर्क डन आएगा वो निगेटिव आएगा, 180 डिग्री हो गया, cos 180 -1 होता है। इसका मतलब आप पुश इधर कर रहे थे, जाना इसको इधर चाहिए था, बट somebody else is there who is pushing you back। इसका मतलब है जो वर्क डन आ रहा है एफ का वो नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव बताएगा कि वर्क डन इज बीइंग डन अगेंस्ट द फोर्स, फोर्स के अगेंस्ट उसका वर्क हो रहा है। दैट मीन्स सम अनदर मैकेनिज्म इज देयर दैट इज ऑब्जेक्टिंग दैट फोर्स एंड परफॉर्मिंग वर्क अगेंस्ट दैट फोर्स। सो माइनस का मतलब हुआ अगेंस्ट दैट फोर्स। ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए यहाँ पर माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट नहीं आएगी, क्योंकि वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है। उसका मीनिंग निकलेगा कि वो अगेंस्ट द फोर्स वर्क हो रहा है। सेकेंड केस में आप बोलोगे वर्क डन बाय द फोर्स हो रहा है, फर्स्ट केस में आप बोलोगे देयर इज नो वर्क डन बाय द फोर्स। सो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि क्या वर्क डन हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो आप बोलोगे जरूरी नहीं है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। When it is zero, no work done. When it is positive, work done by the force. When it is negative, work done against the force. Right? इसके बाद हम लोग कांस्टेंट फोर्स में और भी केसेस को देख सकते हैं। उससे पहले मैं देखूं तो आपने कुछ लिखा है, for work done to be negative there always must be two forces acting on the object, right? हाँ, उस पे कोई और भी फोर्सेस लग रहे होंगे, ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्स लग सकते हैं। तो जब नेगेटिव आएगा तो डेफिनेटली कोई और भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा। जब कभी आपसे बोलेगा नेट वर्क डन निकालिए तो सभी फोर्सेस का वर्क डन निकाल के हम लोग ऐड करते हैं। तो अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। सो हम लोग उसकी हेडिंग लिख लेते हैं नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन। तो जब अपने को टोटल वर्क डन निकालना होगा तो अपने को ये देखना होगा कि कितने सारे फोर्स लग रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो ना, ये वाला एग्जांपल काफी हेल्पफुल है। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन था, ग्रेविटी था, फ्रिक्शन भी हो सकता था, और हमने किसका वर्क डन पूछा था, ग्रेविटी का। तो जब हम लोगों ने ग्रेविटी का वर्क डन कैलकुलेट किया, वी डिडंट बॉदर्ड अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, नाइदर वी बॉदर्ड अबाउट फ्रिक्शन। तो जिसका हमको वर्क डन निकालना होता है उसी फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, बाकी उसके साथ और कौन से फोर्स लग रहे हैं दैट इज नन ऑफ अवर बिजनेस। सिमिलरली जब नॉर्मल रिएक्शन को वॉच किया तो केवल नॉर्मल रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, वी डिडंट बॉदर्ड कि ये इसमें कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, हैवी या नहीं है। सो जिसका वर्क डन पूछा जाए उस फोर्स को पकड़ना होता है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। बट कई बार क्या होगा, वो आपसे बोलेगा नेट वर्क डन निकालिए। जब आपने नेट या टोटल वर्क डन की बात करेगा, इसका मतलब है आपको सभी फोर्सेस का वर्क डन निकालना है।
अगर एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट वर्क डन निकालेंगे, लेट्स से W1, तो आप बोलेंगे F1.R1 अगर कांस्टेंट फोर्स है। वेरिएबल फोर्स होंगे तो इसको हम जनरल में ऐसा लिख सकते हैं DR1 और DR, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट्स बराबर जाएंगे, क्योंकि वो बॉडी का होगा। W2 किसको निकालेंगे, F2.DR, कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन को अलग कर लेंगे। W3 कैसे निकालेंगे, थर्ड फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और एंड सो ऑन करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन कितना आएगा। स्केलर नंबर है W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन। इसमें से कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ जीरो हो सकते हैं, कुछ निगेटिव हो सकता है। व्हाट इज गोइंग टू बी अल्टीमेटली वो अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सिंस ये सभी के लिए dr बराबर आ रहा है तो सबको ऐड करोगे, तो इंटीग्रेशन F1.dr। ये मैं जनरल बना रहा हूँ, चाहे कांस्टेंट फोर्स हो या वेरिएबल फोर्स हो, इसलिए इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। जब इनको ऐड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या .dr कॉमन ले सकते हो, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी ऑडिबल है क्या, एम आई ऑडिबल नाउ? अब देखोगे कि ये F1 प्लस F2 प्लस F3 एड अप हो जाएगा। अपने को वर्क डन की डेफिनेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप क्या करो, पहले नेट फोर्स पता कर लो, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लो। अगर कभी आपसे सिंगल फोर्स का वर्क डन पूछता है तो आप सिंगल फोर्स यूज कीजिए, नेट वर्क डन पूछता है तो नेट फोर्स यूज करना है। तो पहले फोर्सेस को हम ऐड करेंगे, जैसे कि हम लोग ऐड करते आए हुए हैं, टोटल रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट कर देंगे। अगर नेट फोर्स कांस्टेंट हो गया तो F बोल सकते हैं, F.R बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन को हटा सकते हैं। सिंगल सिंगल फोर्सेस का वर्क डन हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, नेट के लिए सबको ऐड कर देते हैं। आप वर्क्स को ऐड करो या फिर फोर्स को ऐड करके उसको डॉट निकालो, दोनों सेम बातें हैं, दे आर द सेम थिंग। कॉपी कर सकते हो। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, स्लोली आपको उनके नोट्स बनाने हैं और उनको डाइजेस्ट करना है। आपने लिखा है इफ W1 इज वेरिएबल W2 इज कांस्टेंट, कुछ भी हो तो आपको यही करना है। आप W1 निकालो, W2 निकालो, W3 निकालो और उसको करो। हाँ, अगर ये लगाना चाहते हो तो अगर कोई भी एक वेरिएबल रहा होगा तो आपको इंटीग्रेट करना है। अगर आप इंडिविजुअली निकाल रहे हो तो फिर जो कांस्टेंट होगा उसको डायरेक्टली F.R कर लो, बाकी सबको इंटीग्रेट। बेसिकली इंटीग्रेट करना हमारा बेसिक आइडिया है। चाहे कांस्टेंट होगा तब भी इंटीग्रेशन से आ जाएगा, वेरिएबल होगा तब भी इंटीग्रेशन से आ जाएगा, लेकिन उल्टा नहीं है। कांस्टेंट वाले फॉर्मूले से केवल कांस्टेंट का आंसर करेक्ट आएगा, वेरिएबल का रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा हम इस फॉर्मूले से आगे जाएंगे। अगर एफ कांस्टेंट रहता तो बाहर निकलेगा, नहीं रहता तो फिर अंदर ही रहेगा। आपने लिखा है द डिस्प्लेसमेंट्स कैन आल्सो बी डिफरेंट एज सम फोर्स मे बी इनवर्ट। तो जो आप देखो ना, डिस्प्लेसमेंट किसका लिखते हैं डेफिनेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन को आपको बार बार पढ़नी है, वरना ये फिर कंफ्यूजन बाद में आएंगे। अभी आ जाते हैं तो अच्छी बात है। देखो डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं दैट इज ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर सारे फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्जेक्ट का ही रहेगा, तो वो तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट सभी के लिए बराबर होगा। गॉट इट? So displacement will remain the same because there's only one object we are talking about. और यहाँ से आप ये भी क्लियर हो जाओ, फोर्स वाई डायरेक्शन में लगे, जेड डायरेक्शन में लगे, कहाँ भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट हैज टू बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई कैन थिंक ऑफ बहुत सारे नए पॉइंट्स हैं, बट स्टिल स्लोली एंड श्योरली यू विल गेटिंग देम। प्रीवियस स्लाइड, द लास्ट स्लाइड, हाँ, so last slide is here, catch it.
सो कई बार इस एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट बनाएगा, कैसा कि नेट वर्क डन अगर हम W1 प्लस W2 प्लस W3 करके निकालें, या फिर हम F1 प्लस F2 करके पहले नेट फोर्स निकालें और फिर वर्क डन निकालें, क्या दोनों बराबर आएंगे या फिर दोनों अलग अलग आएंगे? हम बोलेंगे दोनों बराबर आएंगे। आप वर्क डन निकाल करके ऐड करो या फोर्स को ऐड करके वर्क डन निकालो, दोनों सेम आने वाले हैं। वाई? बिकॉज dr सबके लिए बराबर होता है। सो कॉपी कर लिया होगा आपने ये लास्ट स्लाइड को, फिर से मैं दिखाता, फिर आगे बढ़ता। आप जानते हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो भी कांस्टेंट होता है अगर काइनेटिक कंडीशन पर है। स्टैटिक कंडीशन पर है तो उसको देखेंगे तो उसका भी वर्डन काफी इंटरेस्टिंग होता है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या सेटल किया, मैं एक बार बताता हूँ आपको फिर से। हम लोगों ने एटलीस्ट ये सेटल किया कि ग्रेविटी का वर्क डन कैसा आएगा। तो ग्रेविटी का वर्क डन के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल फोर्स ग्रेविटी mg याद रखना है। अगर पार्टिकल नीचे जा रहा है तो प्लस mgy, ऊपर जा रहा है तो माइनस mgy। केवल y से मतलब है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ भी हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट लुक एट द y कंपोनेंट। और दूसरा हमने नॉर्मल रेशन के बारे में थोड़ा देखा। नॉर्मल रेशन के बारे में और भी डिटेल में बात कर लेते हैं। आपसे ऐसा पूछेगा, अच्छा ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, हालांकि थोड़ा सा भारी गिरेगा आपको, फिर भी देखते हैं आप क्या आंसर करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको पता करना कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। स्टेटमेंट है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। आप सोच करके आंसर दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने बताया नहीं, अभी बताने वाले हैं। बट यू कैन रिलेट इट। इट सेज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज जीरो। सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको सिंपली ये बताना है वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। सो ट्राई टू इमेजिन दी केसेस जहां पर नॉर्मल रिएक्शंस लगते हैं, बॉडी डिस्प्लेस करती है और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन अपने को पता करना है क्या ये हमेशा जीरो होगा। इफ यस देन ट्रू, इफ नॉट देन फॉल्स। प्रदीप आपने कुछ ऐसा पूछा कि अगर नेट फोर्स दिया है तो W1 W2 कैसे पता करेंगे। W1 W2 हम तभी पता कर सकते हैं जब उनके फोर्सेस पता हो। W1 इज वर्क डन बाय F1, तो F1 पता होगा तो W1 बता देंगे, F2 पता होगा तो W2 बता देंगे। या फिर अगर दो फोर्स हैं, एक पता होगा तो दूसरे को टोटल से निकाल के सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे। बाकी और कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। सो सभी लोगों को ये फॉल्स नजर आया। गुड। सो हम इसको फॉल्स बोलेंगे क्योंकि ऑलवेज लिखा है, स्वीपिंग स्टेटमेंट है। जैसे ऑलवेज, मस्ट, ये बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गलत होंगे, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि हर ऑलवेज वाला गलत हो, ऐसा भी नहीं है। बस जस्ट जस्ट आई एम टेकिंग द प्रोबेबिलिटी। एनीवे, वो चीप स्टेटमेंट था। मोर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि अपने को देखना होता है और कंडीशन आइडेंटिफाई करनी होती है, एंड देन वी नीड टू रियलाइज कि क्या वो हमेशा ट्रू होगा या नहीं। सो आप बोलोगे ये फॉल्स है, आपने बोला है, बहुत सही है। अगर ये फॉल्स है तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कोई एक ऐसी कंडीशन बता पाएंगे जहां पर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो ना आ रहा हो। सो उसको हम लोग पता करते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो नहीं भी आता है। जैसे अपने पास ये सिचुएशन है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक का मास m है और ये जो केबिन है ये ऊपर जा रही है। और अगर ये केबिन ऊपर जा रही है तो आपसे वर्क डन के बारे में पूछता है, तो मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूँ। क्वेश्चन इज कि फाइंड वर्क डन बाय
normal reaction if, और ऐसे लिखते हैं when the cabin or lift moves up (10 meters) with uniform velocity, given that m is equal to 2 kg और ग्रेविटी की वैल्यू आप 10 लेने वाले हो, वो आप जानते हो ऑलरेडी, फिर भी मैंने लिख दिया। सो ये केबिन ऊपर जा रहा है। अच्छा, अभी एक और पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, ये जो वर्क डन अपने को पता करना है ना, उसमें रिस्पेक्ट टू लिखना पड़ेगा, जैसे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आगे हम लोग ये डिसाइड करेंगे वर्क डन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है या नहीं। सो अपने को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है, यानी ग्राउंड से देखना है, और ये ब्लॉक केबिन पे रखा हुआ, केबिन ऊपर जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और ऊपर 10 मीटर हाइट तक जाती है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कैसा आएगा, कितना आएगा बताना है। और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन किस पे, ब्लॉक पे। तो लैंग्वेज को मैं और भी कंप्लीट कर देता हूँ। वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक, तो ब्लॉक पर अलग आएगा और केबिन पर अलग आएगा। सो ब्लॉक पर कितना वर्क डन करेगा नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ये अपने को पता करना है। सो एज पर द लैंग्वेज आपको क्या करने का, आपको लैंग्वेज के साथ जाने का, क्योंकि ब्लॉक पर वर्क डन निकालना है तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे और देखेंगे कि ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है। तो ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन अप साइड लगेगा, उसका ग्रेविटी डाउन साइड लगेगा। सिंस हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहे हैं तो स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी स्यूडो यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, दैट मींस इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। सो व्हाट द न्यूटन इक्वेशन विल से कि n माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू m इंटू 0, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है। सो पॉइंट इज की जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी ये अपवर्ड आएगी और इसकी वैल्यू mg के बराबर रहेगी। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लेट्स कॉल इट h और y, और ये 10 मीटर है। सो फोर्स मिल गया ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, कांस्टेंट फोर्स है, mg की वैल्यू फिक्स हो गई है, कितनी है, 20 न्यूटन। सो फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस एंगल बिटवीन देम इज 0। किसके किसके बीच का, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का। Now you can put the values. So it's going to be like 20, height is 10, cos 0 is 1, so answer comes out to be 200 joule. This question is just to explain कि normal reaction का work done 0 नहीं भी आ सकता है. And here you can see the work done by the normal reaction is non-zero, it's 200 joules. So that means this statement is false. दूसरा जो important point आपको पता चल रहा है वो ये कि जो work done by normal reaction है वो, या फिर वर्क डन बाय कोई फोर्स है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट से हमने आपने बनाया था। क्या आप बता सकते हो कि यही आंसर, लेट्स से ये हमारे लिए पार्ट 1 था, अगर यहाँ पर पार्ट 2 बनाते हैं सेम क्वेश्चन के लिए, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या केबिन कितना वर्क डन आएगा। सो अभी भी अपने को वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, ऑन द ब्लॉक चाहिए, लेकिन केबिन के रिस्पेक्ट में चाहिए। कैन यू आंसर दैट? Yeah, you can, of course you can. And if you're following the crux that I'm trying to tell you, you will immediately answer it. So once you go inside the cabin, you will find the normal reaction acting. So आप बोलोगे केबिन के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन अभी भी mg आएगा क्योंकि स्यूडो हमारा 0 लगेगा. So work done by the normal reaction is going to be normal reaction force, displacement, cos, angle.
कांस्टेंट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं है, थीटा पैरेलल थीटा के बारे में देखना पड़ेगा, उससे पहले अपने को डिस्प्लेसमेंट देखना है। आप देखो कि इसके इनसाइड वाले बंदे से पूछो ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको लगेगा कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन तो लग रहा है लेकिन ये चल नहीं रहा है, सो केविन के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। सो केबिन के रिस्पेक्ट में इसका आंसर जीरो आएगा, जबकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका आंसर 200 जूल आया। इससे एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, आपसे ऐसा पूछेगा स्टेटमेंट, वर्क डन बाय अ फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, ट्रू और फॉल्स, ऐसा करके कुछ बोलेगा, तो बेसिकली ये जानना चाहेगा कि क्या वो फ्रेम पर डिपेंड करता है या फिर फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप बोलोगे कि फ्रेम पर डिपेंड करता है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है, फ्रेम पर डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेम बदलेंगे हमारा आंसर बदलेगा, जैसे ग्राउंड फ्रेम से देखा तो अलग आंसर आया, और केबिन फ्रेम से देखा तो अलग आंसर आया, तो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अगली लाइन में मैं इसको लिख देता हूँ, दैट विल बी द लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू कंक्लूड। हाँ, उसको मैं लिख देता हूँ फॉल्स और जो भी ट्रू की बात चल रही है। सो स्टेटमेंट आप याद रखना, वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन frame of reference, that means depends on observer, that's the statement I'm giving to you। फिर आपसे पूछेगा कि क्यों, what is the reason why it depends, तो अब बोलोगे कि देखो वर्क डन की जो डेफिनेशन होती है वो F डॉट डी आर होती है इन जनरल, कांस्टेंट फोर्स के लिए F डॉट आर होती है ना। ये जो फोर्स होता है जिसका वर्क डन निकालना है वो फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आप चाहे लेफ्ट से निकालो चाहे ग्राउंड से निकालो, हम लोगों ने देखा था न्यूटन्स लॉ में कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी, ग्रेविटी की वैल्यू फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी, ग्रेविटी फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगी, मैग्नीट्यूड नंबर। सो ये जो नंबर्स होते हैं ना फोर्स के, वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं, तो फोर्स हमारा फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है। नाउ यू सी द प्रीवियस एग्जांपल, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं था, तो दो अलग अलग फ्रेम में क्या डिफरेंस आया जिसकी वजह से वर्क डन डिपेंड करने लगा, तो वजह है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ये फ्रेम पर डिपेंड करते हैं, फोर्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करते हैं। आप ये भी याद रखो कि जो फोर्स होता है एफ, कौन सा फोर्स, हम नेट फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर फोर्स, जैसे टेंशन हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, whatever these forces are, they are independent of frame, they don't depend on the frame, so whether you calculate from the ground, whether you calculate from the lift, you will get the same value of normal reaction. So F, this does not depend on the frame, but displacement depend on the frame, this depends on the frame, hence work done is a product of these two number, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, एक नंबर डिपेंड नहीं करता है फ्रेम पर, दूसरा डिपेंड करता है, तो मल्टीप्लीकेशन भी डिपेंड करेगा, इसलिए वर्क डन हमारा डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। और ये इसका एक अच्छा एग्जांपल था जो इलस्ट्रेट करता है कि दो अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आंसर आते हैं, और ये भी एक्सप्लेन कर रहा था नॉर्मल रेशन की वैल्यू हमेशा, नॉर्मल रेशन का वर्क डन हमेशा जीरो नहीं होगा, वो कब जीरो होगा, जिस फ्रेम जहां पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है और उसी फ्रेम से अगर आप वर्क कर रहे हो तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं करेगा, और अगर स्लाइड करेगा हॉरिजॉन्टली तब भी नॉर्मल रेशन का वर्क डन जीरो रहेगा। अदरवाइज अगर वो पॉइंट जहां पर नॉर्मल रेशन लग रहा है, अगर वो पॉइंट मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रही है, तो फिर आप पाओगे कि उसका वर्क डन जरूर आएगा। एक लास्ट पॉइंट चलते चलते, इसी क्वेश्चन में जो इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट ही पूछता आपसे, लेकिन ऑन द ब्लॉक ना बोल करके ऑन केबिन बोलता, तो आपका क्या आंसर आता? क्वेश्चन remains the first same, the only change that I brought in is work done by normal relation we need to find on the cabin instead of on the block. What would have been the change? Answer basically yes, तो आप -200 बोलने वाले हो, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि
इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, सो cos 180 बन जाएगा, नेगेटिव आएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। गुड। सो दैट मीन्स हमारे लिए ये भी मैटर करने वाला है कि किस पर वर्क डन निकालना है, किस फोर्स का वर्क डन निकालना है, किस फ्रेम से वर्क डन निकालना है। सो whenever you are talking about the work done, you need to be cautious about these points कि किस फोर्स का वर्क डन, किस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन, किस फ्रेम से वर्क डन। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उस फ्रेम पे चाहिए होगा और फोर्स की वैल्यू चाहिए होगी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी फॉर्मूला रखेंगे अपना आंसर आ जाएगा। ओके, सो वर्क डन के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। ब्रीफ बोले तो ब्रीफ से अच्छा वर्ड है, बेसिक में काफी बताया है, और वो बेसिक्स वाले पॉइंट्स आप अच्छे से रिकॉल करो, रिवाइज करो, रिटेन करो। एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अब ये फोर्स वेरिएबल हो जाएगा तो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे और अलग अलग सिचुएशन पे कैसे करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने ग्रेविटी के वर्क डन का निकाल लिया है, नॉर्मल रिएक्शन के वर्क डन के बारे में डिटेल में समझ लिया है, उसी तरह से हम लोग अभी फ्रिक्शन के वर्क डन के बारे में समझेंगे, और जो भी फोर्स हम लोगों ने पढ़े स्प्रिंग के बारे में समझेंगे। उसके अलावा कुछ नए फोर्सेस भी आएंगे, स्यूडो फोर्स है उसका वर्क डन कितना आता है उसके बारे में भी समझेंगे। सो यू रिमेंबर ऑल फॉर्मूलाज। उससे क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले पे रिजल्ट पे जाएंगे और आंसर कर देंगे। नया फोर्स देगा तो फिर अपने पास बेसिक फॉर्मूला है, वहां से आगे बढ़ेंगे। बेसिक फॉर्मूला इज दिस वन, which one written over here in the first slide. Okay, that's all for the day. So if you have any quick query, you can ask. Otherwise, we will be meeting in the next lecture and moving forward this interesting chapter. When we can get the WEP module PDF मैं आपको आज ही शेयर कर देता हूँ। मॉड्यूल प्रिंटेड आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब आप ऑफिस से कलेक्ट करने वाले हो। 9th slide you want, so that's the 9th last. आपने बोला वर्क इज स्केलर, कैन इट बी नेगेटिव? ऑफ कोर्स इट कैन बी नेगेटिव। अगर कोई चीज स्केलर होती है तो क्या नेगेटिव नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्या हमारे पास एक्स एक कोई -3 नंबर है, -3 एक स्केलर नंबर है, -8 एक स्केलर नंबर है, तो हमारे नंबर्स भी नेगेटिव होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सो स्केलर कैन बी नेगेटिव, ऑफ कोर्स इट कैन। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है, बाकी स्केलर तो नेगेटिव हो ही सकता है। हाँ, फिर उस नेगेटिव वर्क का इंटरप्रिटेशन क्या वो मैंने आपको बताया। ओके, for the right, how theta comes 1 in part 1 answer. How theta, okay. इससे प्रीवियस वाले केस के बारे में बोल रहे हो। देखो क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो गए। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है? 0 होता है। सो ये बन जाएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 is 1. Yes, angle is 0, that's why it happened. Okay, that's all for the day. Thank you guys, have a great time, see you.